हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग भाषा विज्ञान में देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल इसको आप चाहें तो लिखने की दृष्टि से भी, मेंस की दृष्टि से भी दे सकते हैं और चाहें तो प्री की दृष्टि से भी दे सकते हैं। बस आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या आपका नज़रिया होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में जो प्रश्नों का लेवल है, जो स्तर है, वो दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। तो क्यों ना हम अपनी उस दृष्टि का विकास कर लें कि ताकि एग्जाम में कुछ पूछने पाए उससे पहले ही उस चीज को हम पढ़ लें, वो हमारी आंखों से एक बार होकर गुजर जाए। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं और जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था, क्या क्या विशेषताएं थी, उसका मानकीकरण क्या हुआ था, पूरी देवनागरी लिपि के बारे में भाषा विज्ञान में पूरी देवनागरी लिपि कैसे कैसे विकसित हुई, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इस कई पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे और सबके बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम लोग केवल इस चीजों को देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिपि के बारे में हम जानते हैं कि लिपि क्या है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज को हम मौखिक रूप से बोलते हैं तो वो ध्वनि होती है, और जब उस ध्वनि उस वर्ण को एक विशेष चिन्ह में हम लिख देते हैं, वो जो लिखने का जो चिन्ह होता है वो क्या होते हैं, लिपि होती है। ये तो हो गई सामान्य बातें, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने क्या परिभाषा दी है हम उसके बारे में जानेंगे, जो कि सर्वमान्य है। उनका कथन है, देखिए, अब किसी कथन को जब हम लिखते हैं तो हमको ध्यान देना है कि दोहरे उद्धरण चिन्ह, देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत उनकी बातों को लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखित भाषा में ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है वे वर्ण कहलाते हैं तथा वर्णों की बनावट को ही लिपि कहते हैं। ये कथन किसका है, ये कथन है कामता प्रसाद गुरु का, जो कि सर्वमान्य है, इसको सभी ने मान्यता दी है। अब देखिए, लिपि का विकास क्रम क्या है, लिपि कैसे विकास में आई। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। अब देखिए लिपि का विकास क्रम। तो लिपि का क्या विकास था, सबसे पहले आई चित्र लिपि, फिर आई प्रतीक लिपि, फिर आई भाव लिपि, फिर उसके बाद आई थी ध्वनि लिपि। ये लिपि का हमारे विकास क्रम है। 1 नंबर पे है चित्र लिपि, 2 नंबर पे भाव लिपि, सॉरी प्रतीक लिपि, 3 नंबर पे भाव लिपि और 4 नंबर पे हमारी है ध्वनि लिपि। अब देखिए ध्यान कैसे देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, चित्र बना। तो चित्र क्या होता है, चित्र एक तरह के प्रतीक होते हैं। तो चित्र लिपि के बाद क्या आई, प्रतीक लिपि। अब प्रतीक से क्या होता है, कोई हर एक प्रतीक हर एक भावना का द्योतक होता है। तो प्रतीक लिपि से क्या आ गई, भाव लिपि। अब भाव लिपि से जब हमने भाव प्रकट करना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे हमारी ध्वनि भी आ गई। तो ये है ध्वनि का विकास क्रम। अब देखिए, ये जो ध्वनि लिपि है वो 2 भागों में बांटी गई। कौन कौन से, अक्षरात्मक लिपि और वर्णनात्मक लिपि। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। पहले तो क्वेश्चन ये बना कि लिपि का विकास क्रम क्या है। तो लिपि में सबसे पहले क्या आई, चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। अब इस ध्वनि लिपि के 2 भेद हो गए, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। तो भारत की जो सभी बोलियां हैं, जो सभी लिपियां हैं जिसमें भारतीय भाषाएं लिखी जाती हैं, उन सभी की जो लिपि है वो क्या है, अक्षरात्मक है। लेकिन रोमन लिपि कैसी है, वो है वर्णनात्मक। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए भारत की प्राचीन लिपियां कितनी हैं। तो भारत की प्राचीन लिपियां 3 थी। कौन, सिंधु लिपि, कैसे उनका विकास क्रम है, ये उनका विकास क्रम है, भारत की प्राचीन लिपियों का विकास क्रम। देखिए क्या है इनका विकास क्रम, ये इनका विकास क्रम देखिए। पहले आई सिंधु घाटी लिपि, फिर आई खरोष्टी लिपि, उसके बाद आई ब्राह्मी लिपि। हमको इसी लिपि से मतलब है, बाकी ऊपर के दोनों लिपियों से हमको मतलब नहीं है। बस हमको जानकारी के लिए जानना है कि भारत की लिपियों के विकास क्रम में सबसे पहले सिंधु लिपि, सिंधु घाटी लिपि, फिर खरोष्टी लिपि, उसके बाद ब्राह्मी लिपि आई। अब ब्राह्मी लिपि जो कि बौद्ध काल में आई थी, जिसकी समय सीमा क्या है, 500 ईसा पूर्व है। यहाँ तक का आप समझ लीजिए। अब देखते हैं हम लोग जो ब्राह्मी लिपि थी जो बौद्ध काल में आई थी, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व है। अब इस ब्राह्मी लिपि के भी 2 भेद हो गए। कौन कौन से, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। और हमारी जो लिपि का विकास है वो इस उत्तरी ब्राह्मी से ही हुआ था, जिसकी समय सीमा कितनी है, 350
ईस्वी तक है। कहाँ तक है? ईस्वी तक। ब्राह्मी लिपि ईसा पूर्व में थी, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि के दो भेद हुए, उत्तरी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। ये जो उत्तरी ब्राह्मी है इसकी समय सीमा कितनी है? 350 ईस्वी तक है। अब इस उत्तरी ब्राह्मी से ही गुप्त लिपि आई। फिर कौन सी लिपि आई? गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि आई, फिर उसके बाद आई कुटिल लिपि। आप इस वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं कहाँ पे किस लिपि का विकास क्रम क्या है। तो अभी हम लोग बता रहे थे, पहले सबसे पहले क्या थी? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और उसी उत्तर जो एक सेकेंड वीडियो, देखिए, पहले हम बताए थे ब्राह्मी लिपि के दो भेद थे, उत्तर ब्राह्मी और पश्चिमी ब्राह्मी। तो उत्तर ब्राह्मी ब्राह्मी इसका जो समय सीमा थी 350 ईस्वी थी, वही सबसे पहले गुप्त लिपि आई, ठीक है। फिर सिद्ध मातृका लिपि आई, फिर साथ सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि आई। अब यहीं से हमारे हिंदी का विकास क्रम, देवनागरी लिपि का विकास क्रम, देवनागरी लिपि का विकास शुरू हो जाएगा। कैसे? हमको इसी से मतलब है। तो गुप्त लिपि की समय सीमा क्या है? 4वीं से 5वीं शताब्दी। और सिद्ध मातृका लिपि की समय सीमा क्या है? इसके बाद आई थी, तो 6वीं शताब्दी। और कुटिल लिपि सिद्ध मातृका लिपि के बाद आई थी, इसलिए इसकी समय सीमा क्या है? 7वीं शताब्दी। अब इस कुटिल लिपि से ही नागरी लिपि और शारदा लिपि निकली है। कितनी लिपियां? 2। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, कुटिल लिपि से कौन कौन सी लिपियां निकली हैं? तो 2। कौन कौन सी? एक है नागरी लिपि और दूसरा है शारदा लिपि, ठीक है। नागरी लिपि की समय सीमा क्या है? 9वीं शताब्दी में निकली थी, और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी में निकली हुई थी। अब इस नागरी लिपि के ही भेद हो गए 2। कौन कौन सी? उत्तरी नागरी और पश्चिमी नागरी। अब इस नागरी लिपि के ही 2 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तरी नागरी और पश्चिमी नागरी। अब ये जो पश्चिमी नागरी है, यहीं से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, जिसकी समय सीमा 11वीं से 12वीं शताब्दी है। यहीं से देवनागरी लिपि का विकास होता है। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? तो पश्चिमी नागरी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। ये हुआ देवनागरी लिपि का विकास क्रम, ठीक। आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके पॉज करके देख लीजिएगा और नोट्स को अपने बना लीजिएगा। अब हम लोग देवनागरी लिपि के नामांकन के बारे में पढ़। अब देखिए, चलिए हम इसके देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसके नाम के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अब कितने मतलब, देखिए पहली बात क्या आई थी? किस लिपि का प्रयोग नगरों में किया जाता था? इस लिपि का प्रयोग नगरों में किया जाता था, अतः इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी लिपि पड़ गया। ये अगर क्वेश्चन बनाना, अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, अगर एग्जामिनर चाहें तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सीटें बहुत कम है LTGIC GDC में, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए हमको छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना है। तो यही, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पहला मत क्या है कि इस लिपि का प्रयोग नगरों में किया गया था, अतः ये क्या कहलाई? देवनागरी लिपि कहलाई। और दूसरा मत क्या है? यह है दूसरा मत। दूसरा मत है गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? देवनागरी लिपि पड़ा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। दूसरा मत ये हो गया, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी लिपि पड़ गया। अब देखिए हमारा तीसरा मत क्या है? तीसरा मत है प्राचीन काल में काशी को देवनगर कहा जाता था। प्राचीन काल में काशी क्या कहा जाता था? देवनगर। और ये लिपि वहां की लिपि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी पड़ गया। ये है आपका तीसरा मत। चौथा मत क्या कहता है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना है, पाटलिपुत्र को नागर कहा जाता था। क्या? नागर। एवं वहां के जो राजा थे उनको क्या कहा जाता था? देव। अतः कहा जाता था, इसलिए वहां की लिपि होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? देवनागरी लिपि पड़ गया। अब देखिए हमारा अगला मत क्या है? तो हमारा पांचवा मत क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? महायानी शाखा। उसमें जो ललित विस्तार, विस्तार या कहीं कहीं विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है, ये सर्वमान्य मत है, इस पे आप ज्यादा ध्यान देखिएगा। बौद्ध धर्म में महायानी शाखा में ललित विस्तार या ललित विस्तार, ये जो ग्रंथ है उसमें देव एवं नाग 2 लिपियों का उल्लेख मिलता है। उनका मिला जुला रूप होने के कारण इसका नाम क्या हुआ? देवनागरी हुआ। और ये मत क्या है? सर्वाधिक मान्य मत है, मतलब सभी लोगों ने इसको मान्यता दी है देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में। कौन सा मत? तो बौद्ध धर्म महायानी शाखा में जो ललित विस्तार भी आता है और ललित विस्तार भी आता है,
इस ग्रंथ में ही देव और नाग दो लिपियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए उनका मिला जुला रूप होने के कारण इसका नाम क्या हुआ, देवनागरी पड़ गया, और इसी मत को सर्वाधिक मान्यता मिली हुई है। अब चलिए एक दो विद्वानों के अनुसार हम देख लेते हैं। तो आर श्याम शास्त्री की मान्यता क्या है, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है जब भी किसी का कथन लिखें तो दबन उद्धन दोहरा उद्धरण चिन्ह में जरूर लिखें। तो इन्होंने कहा है देवताओं की प्रतिमा में बने चिन्हों के समान वर्णों वाली रचना के कारण इसे क्या कहते हैं, देवनागरी कहते हैं। ये कथन किसका है, श्याम शास्त्री। अब याद क्या करेंगे, श्याम क्या थे, भगवान थे, ठीक, श्याम भगवान थे, तो हम उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो इसी का मिलता जुलता हुआ आप कीवर्ड इसमें पकड़ लीजिए। श्याम क्या थे, देवता, तो देवता की प्रतिमा में बने चिन्हों के समान वर्णों वर्णों में होली वाले के कारण इसका नाम क्या है, देवनागरी है। ये कथन किसका है, तो श्याम शास्त्री का है। अब चलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार हम जान लेते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का क्या मत है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा मध्य युग में स्थापत्य की नागर शैली में अधिक प्रयुक्त होने के कारण ये लिपि क्या कहलाई, नागरी लिपि कहलाई। धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है कि मध्य युग में स्थापत्य की नागर शैली में अधिक प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नागरी पड़ा, यानी ये देवनागरी लिपि कहलाई। ये मत किसका है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। तो बनने लायक क्वेश्चन तो इतना हमने बता दिया, अब नामकरण से इससे विशेष क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब चलिए हम लोग देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। अब इसकी अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तब इसके दोष के बारे में बताएंगे। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। पहली विशेषता क्या है, देवनागरी लिपि में वर्ण ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य है। मतलब ध्वनि देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे यदि हम बोल रहे हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो हम आशीर्वाद ही लिखेंगे, ठीक। और यदि हम बोल रहे हैं जो भी शब्द बोल रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे पुर, पाव को जल्दी बोल दिए हैं हर्ष हर्ष स्वर की तरह, इसमें छुटाव की मात्रा लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये इसकी विशेषता है कि इसमें ध्वनि और वर्ण में क्या है, सामंजस्य है। दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता है एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत चिन्ह का प्रयोग होता है, जबकि अदर ध्वनियों में यदि हम अंग्रेजी रोमन लिपि की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है। आप कई जगह देखे होंगे पीयूटी को पुट कह देते हैं, ठीक, लेकिन बीयूटी को बट कहते हैं। क्या कहते हैं, बट। अब देखिए क्या इसमें एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह का प्रयोग है, नहीं, नहीं है ना। यहाँ पे ऊ लगा था लेकिन इसको ऊ की तरह हमने उच्चारण नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कर दिया। ये विशेषता हमारी देवनागरी लिपि में है। उसमें एक शब्द यदि बोला जाता है तो एक शब्द को बोलने के लिए एक ही चिन्ह, एक ही ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी देवनागरी लिपि क्या है, विशेषता है। अगली विशेषता क्या है, असंदिग्धता अर्थात भ्रम की स्थिति इसमें नहीं के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगली विशेषता, सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। ऐसा नहीं है कि किसमें कोई ध्वनि है जिसको आप उच्चारण, जैसे अंग्रेजी में होता है साइलेंट अक्षर, अंग्रेजी में क्या होता है, साइलेंट होता है, लेकिन हमारे हिंदी की बिंदी भी बोलती है। इसलिए इसकी ये विशेषता है कि इसकी जो ध्वनियां हैं सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। और देख लीजिए, और अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह भी होते हैं। जैसे देखिए अंग्रेजी में होता है CELL, सेल हो जाता है, सॉरी CELL क्या होता है, इसको सेल पढ़ देते हैं। यहाँ C से स हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग क्या है, वर्ण की व्यवस्था की गई है। जैसे यदि हम आपसे कमल लिखने को कहें तो आप यही कमल लिखेंगे। ये है हमारे देवनागरी लिपि की विशेषता, ठीक। और अगली विशेषता क्या है इसकी, किसका जो क्रम है वो क्या है, वैज्ञानिक है। इस लिपि का क्रम क्या है, वैज्ञानिक है। इसमें हर ध्वनि के लिए अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह का प्रयोग है। इसमें मात्रा प्रयोग की भी सुविधा है। देवनागरी लिपि जो क्या है, कलात्मक लिपि है। और सबसे बड़ी विशेषता, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है,
अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि नहीं है। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हिंदी साहित्य में देवनागरी सॉरी हिंदी भाषा विज्ञान में देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है। अब इसकी अगले वाली वीडियो में हम लोग देवनागरी लिपि के दोष, उसके मानकीकरण के प्रयास, सुझाव, क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन से किसने कौन से सुधार किए, इसके बारे में पढ़ें, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।